आज तो भूमिका वर्मा भी नाम दिख रहा है हमें। साक्षी, सोनी, तनिष्का, गर्वी। ठीक है भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं अब हम। गुड इवनिंग। आज जो जिस टॉपिक पे हम चलने वाले हैं, जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ लिए है ना। सीरीज पैरेलल पूरा हम देख चुके हैं। मिक्स्ड ग्रुपिंग देख चुके हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कर चुके हैं। सिमेट्री, दोनों तरह की सिमेट्री देख ली है। क्यूब वगैरह के काम हम कर चुके हैं, है ना। अनबैलेंस्ड में स्टार डेल्टा भी हमने कर लिया है। तो अब जो आपका जो सिलेबस है ना, खासकर ट्वेल्थ वाला, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर नहीं लिखा है उसमें। उसमें क्या लिखा हुआ है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस 1.5 आवर की क्लास में, हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज, पैरेलल, ये दो पूरे पूरे करेंगे। और ये ना, खासकर मैं आपको बताऊं, बोर्ड में पैरेलल वाला प्रूफ बहुत आता है। प्रूफ बहुत आता है वो। और वैसे वैसे तो अब तो एमसीक्यू भी आने लगे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो फॉर्मूले यूज करवा ही देंगे। और नीट जेई में आज जेई एडवांस का रिजल्ट आया है, बहुत लो कट ऑफ गई है। पता लग गया आप लोगों को कट ऑफ? जनरल की दोनों पेपर की मिला के 74 कट ऑफ है, दोनों पेपर्स की मिला के। इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ 7 मार्क्स, मतलब दो पेपर फिजिक्स के मिला के आप 7 नंबर ले आओ, दो केमिस्ट्री के मिला के आप 7 ले आओ, दो मैथ्स के मिला के आप 7 ले आओ, ओबीसी में 6 6 मार्क्स। तो कट ऑफ बहुत कम है। क्वालिफाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है जेई को। लेकिन हम थोड़ा रैंक की तरफ भी सोचें। अगर अगर बाई चांस आपके पास कोई कैटेगरी है, तो सिलेक्शन थोड़ा इजियर मोड में चला जाता है, मतलब ये है, इस तरह का है। बट नॉन मेडिकल वाले बच्चों को काफ़ी मतलब मोटिवेशन मिलना चाहिए कि इतनी लो कट ऑफ, इतने तो हम वैसे ही ला देंगे, मतलब इस तरह का काम है। एक बच्चा है, उसके रह गया, सिलेक्शन नहीं हुआ। टोटल 72 बने, लेकिन कट ऑफ थी 74। लेकिन उसका सुनो, मैथ्स में 60, 72 में से मैथ्स में 60, और फिर 74 नहीं बना। केमिस्ट्री में उसका कट ऑफ रह गया, इंडिविजुअल कट ऑफ भी, एक तो टोटल कट ऑफ भी रह गया 74, और एक इंडिविजुअल कट ऑफ भी रह गया, इस तरह से। और कुछ बच्चों ने अच्छा सा परफॉर्म भी किया है, काफ़ी अच्छा। तो चलिए अब हम अभी अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल, जिसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जिसका एक सब्जेक्टिव टेस्ट लिया तो उसमें भी आपने काफी सवाल देखे होंगे। सेल का ईएमएफ वी प्लस प्लस वी माइनस, है ना। सेल के अंदर कब पोटेंशियल डिफरेंस ई प्लस आई आ रहा है, कब ई माइनस, तो हम काफी कुछ देख चुके हैं। अब उनके कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि अगर सेल के आगे सेल जोड़ रखा हो, सीरीज या पैरेलल में, तो किस तरह से उनका इक्वलेंट बैठाएंगे वहां पे। जैसे रजिस्टर्स का पढ़ा है, रजिस्टर्स का जब आप इक्वलेंट निकालते थे तो कैसे निकालते थे? चाहे 5 रजिस्टर दिए हों, एक बैटरी लगाओ, मतलब सेल लगाओ, उससे इनने मिलके अगर आई करंट खींचा है, उतनी वी वोल्ट की बैटरी लगाने पे एक अकेला अगर आई करंट खींच लाए, तो वो बन गया था इक्विवेलेंट। मतलब रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट निकालना है तो आपको एक बैटरी का यूज करना पड़ा। ऐसे ही बैटरीज का इक्विवेलेंट निकालना है तो आपको एक रजिस्टर का यूज करना पड़ेगा। बैटरीज का इक्विवेलेंट निकालना है तो आपको एक रजिस्टर का यूज करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे, क्या मतलब है। नंबर वन, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम आते हैं अपने सीरीज कॉम्बिनेशन की तरफ। सीरीज मतलब क्या है कि एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाओगे तो बीच में कोई ब्रांच ना हो, बस ये सीरीज। मतलब जो करंट I1 पहले में गया वही I2 दूसरे में रहे, सेम रहे, ये सीरीज है। अगर अब यहां पे बात आती है, सेल रजिस्टर सीरीज में है ना, तो सीरीज में ही है। सेल सीरीज में है तो पोलैरिटी का और ध्यान रखना पड़ता है। एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव की तरफ है, या एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव की तरफ है, तो कई बातें आ जाती हैं। शुरू में मैं सेम पोलैरिटी मान के चल रहा हूं। सपोज आपको एक ये सेल दिया गया, दिस इज E1 EMF, और R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं एक बार इन बच्चों से पूछ लेता हूँ जो ऑनलाइन जुड़े हैं, 17। अरे मेरे
ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार आप बोल के बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ आपकी आवाज। फोटो तो अपनी दिखाओगे नहीं, आवाज आवाज तो सुना दो। एक बार मैं पूछूं उससे बोलना। नहीं, ये मत करो यार, ये कोका कोला और थम्स अप ये क्या, ये क्या भेज रहे हो? मैं स्क्रीन की तरफ ही देखता रहूंगा, बोलते रहो बस आप। साक्षी सोनी, आप बोलना एक बार। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? ठीक है, हमें भी सुनाई दे रही है आपकी आवाज, ठीक है। चलिए देखिए अब इधर, और लास्ट में जाने से पहले एक बात सुनना, मैं आपकी अटेंडेंस तब लगाऊंगा लास्ट में, और हर एक बच्चे की अटेंडेंस तब लगेगी जब वीडियो ऑन होगा। अभी नहीं, मैं नहीं कह रहा वीडियो ऑन, अभी मैं नहीं कह रहा। मैंने सुबह +1 में भी ऐसे ही किया था, मैं हर एक बच्चे का नाम लूंगा यहाँ से, और वो वीडियो ऑन करेगा, फिर चाहिए आप चले जाना, वो आपकी अटेंडेंस होगी। अच्छा देखिए, और 6-7 बच्चे, 5-7 बच्चे तो यहाँ बैठे ही हैं आप में से। E1R1 ये एक सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस है। दूसरा है E2R2, ये दूसरे सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस है। आपको ये सीरीज में जोड़ने हैं। इसका मतलब इतना सा है, एक एंड से दूसरे एंड को ज्वाइन कर दो और बीच में कोई ब्रांच मत निकालो, तो ये दोनों किस में है? सीरीज में। परंतु अभी तो सेम पोलैरिटी के साथ जुड़े हैं। कैसे? इसका पॉजिटिव इधर है और इसका पॉजिटिव भी इधर है। आप इसको रिवर्स पोलैरिटी भी बना सकते थे, एक का पॉजिटिव उधर कर देते और एक का पॉजिटिव इधर। क्या तब नहीं होते क्या वो सीरीज में, या तब भी सीरीज में कहलाते? तब भी सीरीज में कहलाते, लेकिन पोलैरिटी रिवर्स हो गई होती। तो हमें दोनों केस पढ़ने होंगे ढंग से, है ना। एक बार मैंने सेम पोलैरिटी के साथ लगाए, ये मेरा टर्मिनल है ए और ये मेरा टर्मिनल है बी, और मुझे इनका इक्विवेलेंट निकालना है। अब इनका इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? अगर मैं ए और बी के बीच में एक कोई रजिस्टर लगाऊं, जब आप रजिस्टर्स के इक्विवेलेंट पे गए थे तो आपको नीचे क्या लगानी पड़ी थी? बैटरी सेल। सेल्स के इक्विवेलेंट पे गए तो नीचे क्या लगाना पड़ा? एक रजिस्टर। अगर मैं 2 सेल लूं, 3 लूं, 4 लूं, कितने भी सेल लूं, आपको इनका इक्विवेलेंट चाहिए ए और बी के बीच में। इसका मतलब है आप पहले बाहर से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाओ। अगर इन्होंने मिलके इसमें आई करंट भेजा है, अगर इन्होंने मिलके इसमें आई करंट भेजा है, तो इक्विवेलेंट का क्या मतलब होगा कि ए और बी के बीच में आप एक अकेला सेल लगा दो जिसका ईएमएफ है ई इक्विवेलेंट, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना? आर इक्विवेलेंट। अब अगर आप इनको बोलते हो इक्विवेलेंट वैल्यूज, तो इसका मतलब यह है कि फिर से अगर मैं वही रजिस्टर लगा दूं ए और बी के बीच में, फिर से अगर मैं वही रजिस्टर लगा दूं ए और बी के बीच में, तो अगर यहां आई करंट गया है, तो यहां जो करंट जाएगा वो भी कितना जाएगा? आपका आई ही जा रहा होगा। ये होता है इसका इक्विवेलेंट का मतलब। इफेक्टिव वैल्यू भी बोल देते हैं, इक्विवेलेंट वैल्यू भी बोल देते हैं, ये इसका मतलब है। अब देखते हैं आगे कैसे निकालेंगे। तरीका एक ही है, रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट निकाला तब भी तो केवीएल ही यूज किया था और कंपैरिजन किया था इधर उधर का, वही यहां करना है। चलो पहले इसमें लगा लेते हैं केवीएल। ये सेल सोर्स का काम करेगा या लोड का? एक लूप में अगर एक सिंगल सेल है ना, तो वो कभी भी लोड नहीं हो सकता। लोड बनने के लिए उसके लिए कोई चार्जर होना चाहिए जो उसको चार्ज करे, अभी तो ये डिस्चार्ज ही होगा। सोर्स का काम करेगा तो करंट ऐसे आएगा, या ही करंट ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। हाँ जी रूपाक्षी, एक आंसर देना हमें कि अगर ये सोर्स है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V माइनस नहीं, E माइनस आई आर। बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव, और बीच में होगा E इक्वलेंट माइनस आई इंटू आर इक्वलेंट, है ना भाई? आ गया समझिए। इसके बाद तनिष्का आप बताओ, यहां पे यहां से करंट आ रहा है, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा? जहां से एंटर करे वो प्लस, दूसरा माइनस, और यहां पे कितना? आई इंटू आर, है ना। चलिए घूम जाओ, करंट से उल्टे घूम रहे हम, कैसे भी घूमे हम। केवीएल लगाया हमने। केवीएल पहली एंट्री माइनस से, पहली एंट्री माइनस से तो प्लस का आई आर, अगली एंट्री प्लस से तो माइनस का ई इक्वलेंट माइनस आई इंटू आर इक्वलेंट, और इक्वल टू कितना हो गया? 0। अगर मैं यहां से आई और आई को इकट्ठा करूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है,
आई कॉमन आएगा और अंदर बचेगा कैपिटल आर प्लस आर इक्वलेंट, और ये ई उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं अगर एक स्टेप में लिखूं तो ये आई जो निकल के आना है, ऊपर तो बचना है केवल ई इक्वलेंट और नीचे बचना है आर प्लस आर इक्वलेंट, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। इधर केवीएल लगाया तो उससे ये इक्वेशन नंबर 1 बनी। आशीष समझ आ गया क्या? मतलब ये केवीएल लगा के ना हमने कुछ ऐसा बना लिया कि अब उधर से कुछ लाएंगे और इससे कंपेयर करेंगे। ये तो क्लियर हो गया है, ठीक है। इधर आते हैं अब। जिस तरह करंट की डायरेक्शन है और जिस तरह इनकी पोलैरिटी है, मुझे नजर आ रहा है ये भी सोर्स है और ये भी, और सोर्स के पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई माइनस आई आर। तो जब आप इसके पास लिखोगे तो ये प्लस माइनस E1 माइनस आई R1, जब आप इसके पास लिखोगे प्लस माइनस E2 माइनस आई R2, इसके पास लिखोगे ये प्लस ये माइनस आई आर। शायद समझ आ गया होगा सारा। अब इसमें भी घूमते हैं, केवीएल लगाते हैं। करंट से उल्टा घूम लो, चाहे करंट के अलोंग घूम लो, कैसे मैं उल्टा घूम रहा हूं यहाँ पे, और आपने लगाया यहाँ पे केवीएल। पहली एंट्री माइनस से तो प्लस का आई आर, अगली एंट्री प्लस से तो माइनस का E1 माइनस आई R1, अगली एंट्री फिर प्लस से तो माइनस का E2 माइनस आई R2, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इज इक्वल टू 0। यहां से मैं अगर निकालूं तो मुझे शायद नजर आ रहा होगा आई क्या दिख रहा है, देखो आई 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 3 टर्म्स में, उनमें कॉमन लोगे तो एक कैपिटल आर, एक प्लस का R1 और एक प्लस का, इसके अलावा बचेगा माइनस E1 माइनस E2, जो उधर जाके क्या बन जाएगा, तो उधर ऊपर तो आना है E1 प्लस E2 और नीचे आना है कैपिटल आर प्लस R1 प्लस R2, और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। एक बार आप यहां तक नोट कर लीजिए आराम से, देखिए कैसे आया कैसे नहीं आया। अभी इसमें मुझे मिला के 18 यहाँ दिखा रहा है। मैं नाम लेता हूँ, साक्षी, सोनी, तनिष्का, गर्वी, अक्षित, मयंक, भूमिका, मन्नत, नीरू, जितेश, मयंक ये तो हो गया, तनिषा, हरिओम, मीनल, मयंक, भूपेश, नमन, जतिन, सौरभ। नहीं 19 हो गए, कोई और बच्चा बड़ा है, मतलब 18 बच्चे यहाँ हैं। और यहाँ मैं गिनूं 1 2 3 4 5, 18 और 5 23, 5 अब भी गायब है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। हो गया नोट? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और इससे अपने आंसर बनाओ, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अच्छा ठीक है, लिख लो आप। कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। कंपेयर किया तो ई इक्विवेलेंट दिख रहा होगा और एक आर इक्विवेलेंट दिख रहा होगा। चलो मैं आगे बढ़ाऊं पेज, तो यहां से अगर मैं आगे बढ़ता हूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ई इक्विवेलेंट मेरा क्या निकल के आया, E1 प्लस E2, एंड आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आएगा, R1 प्लस R2। तो ये आपके फॉर्मूला आ गए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में। अब इस फॉर्मूले में एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, प्रोवाइडेड द सेल्स आर कनेक्टेड with same polarity, provided the cells are connected with same polarity, सेम पोलैरिटी के साथ आपने सेल कनेक्ट किए हैं,
जिसके साथ आपने डेरिवेशन अभी किया है। आ गया समझ? मतलब आसान फॉर्मूला आ गया, जैसा रजिस्टर्स का था वैसा ही ईएमएफ का आ गया, वैसा इंटरनल रेजिस्टेंस का आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अगर एन सेल हो तो ये तो जनरलाइज हो जाएगा, E1 प्लस E2 अप टू EN, R1 प्लस R2 अप टू RN। अब बात एक और है कि अगर पोलैरिटी सही ना लगी और रिवर्स पोलैरिटी के साथ कोई सेल लगा दिया जाए तो क्या होगा, अब वो देखते हैं हम। ये क्लियर हुआ? पहले इसमें ही सुन लो आप। अगर मैंने उसको उल्टा लगा दिया होता, अगर उसको उल्टा लगा दिया होता और मैंने यही डायग्राम बनाया होता, ई आई ऐसे ही आता, उसको उल्टा लगा दिया और आई ऐसे आ रहा है, तो वो लोड बन जाएगा कि सोर्स? लोड। लोड बनेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सब कुछ सेम चलना है, बस यहाँ पे क्या आ जाना है, कहाँ पे, E प्लस IR, है ना? तो फाइनल आंसर में क्या फर्क आना है फिर? देखो एक बार हम करके देखते हैं, ठीक है? ये तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया केस फर्स्ट, यहां कहीं डाल देना। ये तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया केस फर्स्ट, ठीक है? अब हम चलते हैं केस सेकंड पे। पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे, अब देखना। एक ये सेल है E1 R1, और एक ये सेल है E2 R2। ना ना ना, ये इसको ऐसे मत बनाना, मैं इसको उल्टा कर रहा हूं। इसको ऐसे हमने कनेक्ट किया, E2 R2, और आपने इनको जोड़ दिया सीरीज में, सीधा जोड़ दिया ये टर्मिनल्स, सीरीज में जोड़ दिए सीधा। टर्मिनल्स वही बनाए बाहर वाले, ए और बी। इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपने कोई बाहर से कोई लोड रेजिस्टेंस लगाया आर, और सपोज आई ऐसे गया, सपोज इस कॉम्बिनेशन ने आई ऐसे भेजा, तो इक्विवेलेंट का मतलब तो यही होगा कि आप एक सेल लगा दो, जिस तरह करंट जा रहा है उसकी तरह, ये ई इक्विवेलेंट और ये आर इक्विवेलेंट, और ये वही कैपिटल आर, और ये मिल के ना इसमें करंट भेज दे, कितना भेज दे, आई। तो ये बन गया इसका इक्विवेलेंट। उधर कोई फर्क ही नहीं है, कोई फर्क नहीं है, तो इधर वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम, आई बराबर ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। ये बिल्कुल सेम इक्वेशन, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है वो बिल्कुल सेम बनी। इस साइड में फर्क देखना है बस, क्या है ये प्लस माइनस, ये तो सोर्स ही है, तो E1 माइनस IR1, ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या है, लोड का काम कर रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, तो ये क्या लिखा जाएगा, E2 प्लस IR2, और इसमें ये प्लस, ये माइनस और IR। फिर से हम KVL लगाते हैं, फिर से हम KVL लगाते हैं, देखते हैं इसमें क्या कुछ बनेगा। अभी पता है थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा बताओ क्या चेंज आएगा, तो बच्चे बोले जी R1 माइनस R2 आ जाएगा। आपने इस पे ध्यान नहीं दिया कि ये भी माइनस प्लस पलट रहे हैं, इसीलिए तो मैं करके दिखा रहा हूं। अगर आप सही बताते तो मैं आपको होमवर्क में दे देता, चलो ये कर लेना अपने आप लोगों ने बोला R1 माइनस R2 हो जाएगा, तो देखो अभी नहीं होगा R1 माइनस R2। आ गया समझ क्या गड़बड़ बोल रहे थे आप? चलिए KVL लगाते हैं इधर, किरचॉफ वोल्टेज लो। पहली एंट्री माइनस से तो प्लस का IR, अगली एंट्री प्लस से तो माइनस का E1 माइनस IR1, अगली एंट्री माइनस से तो प्लस का E2 माइनस IR2, और वापस वहीं आ गए तो इक्वल टू 0। आई की टर्म इकट्ठी की, एक तो कैपिटल R, एक प्लस R1, कैपिटल R, एक आपका बनेगा प्लस R1, और ये यहाँ पे प्लस है, माइनस नहीं है, ये यहाँ पे प्लस है, और एक आपका बनेगा प्लस R2, बराबर उधर जब भेजोगे, एक तो ये E1
और एक माइनस का क्या होगा, E2। तो अगर मैं यहां से I निकालूं तो I मेरा क्या निकल के आया, E1 माइनस E2, कैपिटल R प्लस R1 प्लस, तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे R1 माइनस R2 वो नहीं हो रहे, बल्कि E1 माइनस E2 हो रहे। आ गया समझ? माइनस प्लस गलती मत करो, नहीं तो फॉर्मूला ही गलत निकाल दोगे। अगेन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, और लिख लो क्या आ रहा है। अगेन आप ये काम कीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, एंड उससे आप देखिए कि क्या कुछ नजर आया। बैक करूं? नहीं हुआ है तो पहले लिख लो एंड फिर फाइनल आंसर लिख लो अपने। तो जतिन गुप्ता यहाँ है क्या? सर एक बार 2 स्लाइड करना, आप बोल नहीं सकते? मैं इस स्क्रीन की तरफ ही देखता रहूं क्या जितेश? उधर मेरा बहुत कम ध्यान जाता है, आप स्पीकर पे हो, आप कोई भी बच्चा बोलेगा मुझे सुनाई देगा। बोला करो यार, उसमें तो आधे मैसेज यूं ही चले जाते होंगे। ये है क्या स्लाइड 2? लो जी स्लाइड 2 को देख लो आप। भाई जिसको जो भी डाउट हो कुछ भी। जतिन गुप्ता हाँ है, यहाँ पे हैं, ठीक है। हमारे सामने नहीं दिखे तब हम देख रहे थे कि यहाँ पे कहाँ है। बस भाई जितेश देख लिया होगा स्क्रीन 2, अब इस पे चलते हैं। इसके बाद लिखना कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, एंड देखो आप, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो कंपेयर करने पे इस बार ई इक्वलेंट कितना मिला, E1 माइनस E2। है ये सीरीज में ही, लेकिन ये माइनस हो गया, और आर इक्वलेंट कितना मिला, R1 प्लस R2। अब ये किस में से कौन सा घटाना है, E1 में से E2 या E2 में से E1? वो डिपेंड करेगा आपके इक्वलेंट के पोलैरिटी पे। कैसे? ये ए बी है और इक्वलेंट में ये ए है और ये, अगर आप अपना इक्वलेंट यूं बना रहे हो तो इसकी तरह जो लगा है ए की तरफ जिसका पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ईएमएफ लेना है, और जो इससे उल्टा लगा है वो नेगेटिव। और वैसे मैं बताऊं, E1 E2 को देख लिया करो, जो बड़ा हो ना उसको पॉजिटिव ले लो, और जो छोटा हो उसको, और फिर जो बड़ा है उसके अकॉर्डिंग आप ये इक्वलेंट बनाया करो। इस तरह से बनेगा, ठीक है? तो आप ये बताओ, सीरीज में ये फॉर्मूले हमारी समझ आ गए हैं, ठीक है? इन जनरल अगर आप बात करें कि जनरल फॉर्मूले क्या है सीरीज के, नंबर 1 जो ई इक्वलेंट होगा, दिस विल बी समेसन ई आई। ई आई मतलब जितने भी सेल हैं, लेकिन इसमें बट एक चीज का ध्यान रखना है, टेक केयर ऑफ पोलैरिटी। टेक केयर ऑफ पोलैरिटी, ई इक्वलेंट में पोलैरिटी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 2, आर इक्वलेंट, दिस विल बी समेसन आर आई, आई की वैल्यू 1 to n, नो नीड ऑफ पोलैरिटी। आपको पोलैरिटी चेक करने की कोई जरूरत इसमें नहीं है, चाहे उल्टे लगाओ सीधे लगाओ, आर तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो फाइनल फॉर्मूला हमें समझ आ गया है क्या? ठीक है, एक बार एक छोटा सा सवाल लेते हैं इस पे कि कैसे ये चीजें यूज होंगी। एक क्वेश्चन में लेता हूं, सपोज एक ये सेल लगा है 10 वोल्ट 1 ओम, एक ये सेल लगा है 12 वोल्ट 2 ओम, एक और सेल लगा है 4 वोल्ट 0.5 ओम। और
एक रजिस्टर लगा है, सिक्स 6.5 ओम, ये रजिस्टर लगा है। कुछ पॉइंट्स के नाम दिए हैं, ए, बी, सी, डी। वो ए है तो ये भी ए, और वो डी है तो ये भी डी होगा। एक बार यूं आइडिया दो मुझे, करंट इसमें ए टू डी जाएगा या डी टू ए? ईएमएफ ईएमएफ देख के बताओ, ए टू डी या डी टू ए? ईएमएफ ईएमएफ देख के बताओ, ए टू डी या डी टू ए? हाँ भाई जतिन गुप्ता, आप देंगे जवाब, ए टू डी या डी टू ए? ईएमएफ ईएमएफ जोड़ घटा के। देखो ये सेल क्या चाहता है, करंट उधर भागे, सोर्स बनना चाहेगा सेल, ये चाहेगा करंट इधर भागे, ये भी चाहेगा करंट इधर, तो 12 और 4 16 मिलके तो इधर भेज रहे हैं, और ये 10 उधर, तो उनकी चलेगी, तो करंट किधर से किधर आएगा, ऐसे आएगा। तो ये लो मैंने इसमें कोई करंट बोल दिया आई। अब सवाल क्या है, फाइंड फर्स्ट पार्ट आई, सेकेंड पार्ट वी बी माइनस वी ए, थर्ड पार्ट वी बी माइनस वी सी, फोर्थ पार्ट वी सी माइनस वी डी, बस। और एक और लो, फिफ्थ पार्ट वी ए माइनस वी डी, वी ए माइनस वी डी। ये हमारा सवाल है। क्या ऊपर 3 सेल्स का कॉम्बिनेशन दिख रहा है? तीनों सीरीज में है, तो सबसे पहले ई इक्विवेलेंट बताओ। यूं मान लो कि इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव, बड़े इस साइड है। ई इक्विवेलेंट कितना, 12 + 4 - 10, समझ आ गया? 12 + 4 लेकिन माइनस का 10, कितना आया, 6 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना, आर इक्विवेलेंट सारे जुड़ने, 1 और 2 3 और 3.5, आ गया समझ? और ये नीचे कैपिटल आर जो है हमारा, वो तो 6.5 ओम का है ही, और करंट ऐसे आएगा, बन गया एक बार में ये तो छोटा। और इसमें तो आई लिखना आता है हमें, अभी वो इक्विवेलेंट वाला जो बना था, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस, यही तो है, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट 6 वोल्ट, आर प्लस आर इक्विवेलेंट कर लो, कैपिटल आर 6.5 है और 3.5, 6.5 और 3.5 10, तो 6/10, यानी कि करंट आ गया 0.6 एम्पियर। तो मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 0.6 एम्पियर। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आया 0.6 एम्पियर। ठीक है, आगे देखते हैं। मीनल आप दो दो आईडी से जुड़ेंगे, 2 बार दिखा रहा है मीनल, मीनल या 2 फोन से जोड़ रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, पता नहीं। हो गया ये तो। अब ये बताओ वी बी माइनस वी ए, ये यहां है। अब इसमें ऊपर ही देख लो, फिलहाल ये जिस तरह करंट आ रहा है, करंट पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, तो मतलब यही डायरेक्शन है करंट की। अब देखो, आप जिस तरह से करंट आया, ये करंट ऐसे है। मीनल ये बताओ, ये लोड बन गया कि सोर्स, बोल के बताना। अच्छा साक्षी आप बताओ, ये लोड बना कि सोर्स? सोर्स, सोर्स। अरे तो ये तो दिख रहा है इसमें, ये लोड है कि सोर्स है? लोड है। जब तक ये नहीं पता होगा हम कैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। ये लोड का काम कर रहा है, यूं थोड़ी कि भी इधर वाला तो हमेशा ही सोर्स होना है।
ये इधर वाला हो चाहे उधर वाला हो, करंट के हिसाब से बनेगी बात, है ना। ये काम कर रहा है किसका, लोड का। लोड के पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ई प्लस आई आर। उसमें भी किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव, और बीच में ई प्लस आई आर। ई कितना है, प्लस आई 0.6 × 1, तो कितना आ गया ये 10.6 वोल्ट। अब इस पार्ट का आंसर दो, वी बी माइनस वी ए। ऊपर देखो 10.6 या -10.6, हमने चलना सीखा है। वी बी माइनस वी ए का मतलब ए से बी जाओ, वी बी माइनस वी ए का मतलब ए से बी जाओ, तो ए से बी जाओगे तो माइनस से एंट्री ले रहे हो तो प्लस के साथ, सिखाया था ये तो आपको। तो ये वैल्यू क्या आई, ये आंसर आया 10.6 वोल्ट। सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया 10.6 वोल्ट। आ गया ना समझ। थर्ड पार्ट वी बी माइनस वी सी, फिर आ जाओ इस पे। हाँ भाई हिमांशु, सोर्स है कि लोड है। ये जिस तरह से करंट दिख रहा है हमें, करंट तो यूं ही है, तो ये क्या है, सोर्स। सोर्स के अक्रॉस कितना होता है, ई माइनस आई आर। तो बना दो बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव, और ई माइनस आई आर। ई कितना है 12, 12 माइनस आई 0.6 इंटू आर, 0.6 × 2 1.2। 12 में से 1.2 गया, कितना 10.8, यानी कि ये आया 10.8 वोल्ट। अब इस बात का ध्यान रखना है, आ गया ना समझ। अब इस बात का ध्यान रखना है कि ये आंसर प्लस के साथ आएगा कि माइनस के साथ, वो सोचो। वी बी माइनस वी सी, तो किधर से किधर जाए, सी से बी। तो सी से बी, तो एंट्री कहां से ले, माइनस से, तो कैसे लिखा जाएगा, प्लस के साथ। तो ये वैल्यू आपकी आएगी प्लस का 10.8 वोल्ट। आ गया समझ। तीसरा वीसी माइनस वीडी, वीसी माइनस वीडी, फिर दोबारा उस पर चलते हैं उधर ही। करंट ऐसे आ रहा है, तो सोर्स या लोड, सोर्स, ये प्लस ये माइनस, तो ई माइनस आई आर। ई है 4, ई है 4, 4 माइनस आई आर। आई कितना 0.6 इंटू 0.5, 0.6 इंटू 0.5, 0.3 हो गया। तो 0.3 घटा दो 4 में से, 3.7 वोल्ट। अब फिर दोबारा सोचना है कि आंसर प्लस का आएगा कि माइनस का। वीसी माइनस वीडी, तो कहां से कहां जाएं, डी से सी। डी से सी जाओ, तो डी से सी तो इधर जाना होगा, तो एंट्री फिर से माइनस से है। तो ये जो आंसर आया, ये प्लस का आया 3.7 वोल्ट। आ गया यहां तक। आखिरी पार्ट वी ए माइनस वी डी, उसके लिए यहां हो। ये रजिस्टर तो हमेशा ही लोड होता है, करंट ऐसे आ रहा है, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और बीच में आई आर। तो आई आर करते हैं इसमें, आई कितना 0.6 और आर 6.5। 0.6 इंटू 6.5 गुणा करके बताओ आप, 0.6 इंटू 6.5, 3.9। तो ये आया 3.9 वोल्ट। अब फिर दोबारा सोचिए प्लस या माइनस, वी ए माइनस वी डी, वी ए माइनस वी डी, तो डी से चलो, तो माइनस से एंट्री है, तो ये प्लस। तो ये हमारे सारे आंसर्स आ गए इस सवाल के, ये सारे के सारे आंसर आ गए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है सेल का, समझ आया है ना। इस तरह से सेल सीरीज में देखने होते हैं। मीनल, अब तो एक ही नाम रह गया आपका, ठीक है। चलें अब आगे बढ़े। अब यहां कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में जो हमारा पहला चल रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन, उसमें हम चलेंगे आइडेंटिकल सेल्स की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग इसी में डालना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स।
नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। मान लो एक सेल है ई नोट आर नोट, दूसरा सेल है ई नोट आर नोट, ऐसे ऐसे एन सेल्स हैं ई नोट आर नोट, और सबको सेम पोलैरिटी के साथ सीरीज में लगा दिया, सबको सेम पोलैरिटी के साथ। ये हम ले रहे हैं केस फर्स्ट, वही केस सेकंड में कुछ की पोलैरिटी उल्टा पुल्टा करते रहेंगे, अभी केस फर्स्ट सेम पोलैरिटी से लगा दिए। और जो ऐसे टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं वो हमारे हो गए एन सेल्स, ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी, और इन सबको ना हमने जोड़ दिया, इन सबको हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैंने कोई लोड रजिस्टर लगाया, और ये लोड हमारा है कैपिटल आर, और मुझे ये आई निकालना है कि करंट कितना आएगा। तो पहले हम सीधा फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। सारे सेम पोलैरिटी के साथ लगे हैं, ई इक्विवेलेंट बताओ क्या होगा। ई नोट प्लस ई नोट प्लस ई नोट प्लस ई नोट, तो कितना हो जाएगा एन ई नोट। आर इक्विवेलेंट कितना होगा एन आर नोट, आर नोट आर नोट आर नोट, ये हो गया एन आर नोट। तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएं तो इस तरह से बनेगा, ये कैपिटल आर, ये ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, और जो आई इसमें जाना है वो हमें याद है इस सर्किट का, तो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट, यानी कि जो आई निकल के आया वो आया एन टाइम्स ई नोट अपॉन आर प्लस एन टाइम्स आर नोट, एन टाइम्स ई नोट अपॉन आर प्लस एन टाइम्स आर नोट, ये हमारा आया ये। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखते हैं हम, अब बात यह है कि ये इनको सीरीज में लगाना बेनिफिशियल है भी कि नहीं। हम ले आए 10 सेल सीरीज में लगा दिए, कब तो फायदा करेगा कब फायदा नहीं करेगा, तो वो भी एक बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आएगा हमारे सामने जो हमें याद रखना है। हम पता नहीं क्या एल्बर्ट आइंस्टीन ही है क्या, हम रिजल्ट याद नहीं रखते, बोला हम तो निकाल लेंगे। मैंने आपके पेपर में पूछा कब सेल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स का काम करेगा, कब सेल कांस्टेंट करंट सोर्स का काम करेगा, नोट्स में लिखवाया हुआ है समझाया हुआ है, फिर एग्जाम में नहीं कर करके आ रहे हैं बच्चे। तो थोड़ा सा रिजल्ट्स पे भी हमें फोकस करना है, हम याद कर लें तो कोई नुकसान नहीं है इसमें। अब देखो एक रिजल्ट आएगा सामने कि ये कब बेनिफिशियल होगा सेल्स को सीरीज में लगाना, इतना हो गया। अब देखो कंपैरिजन लेते हैं, चलूँ मैं आगे। अगर मान लो मैंने केवल एक सेल लगाया होता, केवल एक सेल ई नोट आर नोट, और इसको जोड़ दिया होता कैपिटल आर से, केवल एक सेल ई नोट आर नोट और इसको जोड़ दिया होता कैपिटल आर से, और अब मैं आई लिखूं, तो एक ही सेल लगाता तो आई सिंगल, एक सेल का आई कितना होना था ई नोट अपॉन आर प्लस आर नोट, ठीक है। ये तो था आई सिंगल, इधर मैं लिखता हूं आई मिंगल, मिंगल नहीं मतलब क्या लिखे, मतलब कई आई एन सेल्स जो भी है, अरे कुछ भी बोल दो यार इसको, ये है एन सेल्स वाला आई, सेम सर्किट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंपैरिजन लेना चाह रहा हूं कि कब ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है। कुछ नहीं, ऊपर अगर इसके ऊपर हेडिंग डालनी हो, क्या दब गया भाई, खत्म काम।
ठीक है, सुनो, मैं इस पे कुछ कंपैरिजन ले रहा हूं। कंपैरिजन हम कर रहे हैं। अ, अगर ये ऐसे ऐसे एन सेल्स लगे होते, ई नोट आर नोट, ई नोट आर नोट, ये सारे एन सेल्स, हम देखना चाह रहे हैं कि कब ये बेनिफिशियल होगा। यहां पे जो करंट है दैट इज आई कॉम्बिनेशन, लिख देता हूं COM कॉम्बिनेशन। तो आई कॉम्बिनेशन अभी हम निकाल के लाए थे, क्या निकल के आया था वो, एन ई नोट अपॉन आर प्लस एन आर नोट। ठीक है, यहां पे ना इसके दो स्पेशल केस देखेंगे हम। कौन से दो स्पेशल केस? पहला स्पेशल केस, कैपिटल आर इज वेरी स्मॉल, मतलब स्मॉल आर के मुकाबले। एंड दूसरा स्पेशल केस, कैपिटल आर इज वेरी लार्ज, स्मॉल आर के मुकाबले। पहले पहले केस पे आते हैं। कैपिटल आर अगर बहुत छोटा होगा तो आर प्लस एन आर नोट को आप क्या लिख पाओगे? अगर कैपिटल आर बहुत छोटा होगा तो आर प्लस एन आर नोट, आर को मैं इग्नोर कर पाऊंगा, एन आर नोट, और जब मैंने उसमें एन आर नोट रखा तो आई कॉम्बिनेशन क्या आ गया, एन ई नोट अपॉन एन आर नोट, एन से एन कट गया, तो ये क्या आया, ई नोट अपॉन आर नोट। कितना फायदा हुआ भाई, इधर सुनो, अभी देखते हैं। इसी केस में, इसी केस में अगर आप आई सिंगल निकालते, इसी केस में अगर आप आई सिंगल निकालते तो क्या आना था बताओ? कैपिटल आर तो बहुत छोटा है, तो कितना आना था? कैपिटल आर इग्नोर हो जाता तो ये कितना आना था, ई नोट बाई आर नोट। और इतने 10 सेल लगा दिए तब भी करंट कितना आ रहा है, ई नोट बाई आर नोट। कोई फायदा हुआ? खर्चा बढ़ा लिया यूं बिना मतलब का, कोई बेनिफिट नहीं है। तो यानी कि इस वाले केस में ये सीरीज कॉम्बिनेशन यूजफुल नहीं है। क्या आपको समझ आ गया ना? और ये रिजल्ट्स याद रखने हैं छोटे छोटे, इनके बिना एग्जाम में बात ही नहीं बनती है फिर। यानी कि अगर कैपिटल आर लोड रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के मुकाबले, तो सेल्स को कभी भी सीरीज में कनेक्ट नहीं करना चाहिए, उससे 1% भी फायदा नहीं होने वाला। हाँ, इधर देखते हैं इस वाले केस में। इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो R प्लस एन आर नोट, अब R तो बहुत बड़ा है तो उसके सामने बाकी कोई कुछ भी नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। जब आप इसकी जगह R रखोगे तो बताओ आई कॉम्बिनेशन क्या आया, आई कॉम्बिनेशन क्या आया, N टाइम्स ई नोट बाई कैपिटल आर। आगे आगे ना, समझ आ रहा है? और आई सिंगल कितना होता, कैपिटल आर बहुत बड़ा है तो ये इग्नोर हो जाएगा, आर नोट, तो कितना होता, ई नोट बाई आर। तो बताओ कुछ बेनिफिट हो रहा है? बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है, एन टाइम्स हो गया करंट। सिंगल सेल करंट कितना देता, ई नोट बाई आर, और एन सेल्स करंट कितना दे रहे हैं, एन टाइम्स। समझ में आया? यानी कि इस वाले केस में ये कॉम्बिनेशन यूजफुल है। तो कुल मिला के मुझे एक रिजल्ट समझ आ रहा है, सीरीज combination of cells is useful if कैपिटल आर लोड रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हो इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो ये हमें एक पॉइंट समझ आया यहाँ पे। तो आप बताओ, आइडेंटिकल सेल्स का सेम पोलैरिटी वाला कॉम्बिनेशन क्लियर हुआ? ठीक है, आइडेंटिकल सेल्स का सेम पोलैरिटी वाला कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया हमें, क्या था क्या नहीं। इसके बाद देखते हैं आगे,
केस सेकंड कहाँ गया, केस फर्स्ट पिछले पेज पे था क्या, ये था केस फर्स्ट। अब इसी टॉपिक का केस सेकंड, कुछ को रिवर्स पोलैरिटी में लगा देंगे। चलो ना आगे, वो नोट हो गया था आशीष, ठीक है। केस सेकंड, m cells out of n cells are connected with रिवर्स पोलैरिटी। n में से m सेल उल्टे लगे हैं, और मैं ये मान के चल रहा हूं m जो है वो आधे से कम है, m जो है वो आधे से कम है। जैसे 10 में से 3 सेल उल्टे लगा दिए इस तरह से। तो अब देखो आप, अब बताओ ई इक्वलेंट कितना होगा, अगर एक सेल का ई नोट आर नोट ये सब है, तो ई इक्वलेंट कितना होगा। भाई अगर सारे सीधे लगे होते, अगर हमने सारे के सारे सीधे लगे होते, तो हमारा ई इक्वलेंट हो जाता एन ई नोट, है ना। सारे सीधे लगे होते एन ई नोट, अब एम उल्टे लगे हैं तो ई इक्वलेंट कितना होगा, एन माइनस एम ई नोट। कैसे, एन माइनस एम ई नोट, अरे थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाओ भाई, एन माइनस एम ई नोट बता रहे मेरे सामने बैठे बच्चे तो। मन्नत गुप्ता जी आप बताएं क्या होगा, अगर एन में से एम सेल उल्टे लगे हैं तो ई इक्वलेंट क्या होगा, बोल के बताना, लिख के मत बताना, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। पकड़ लो भाई। हाँ भाई बताओ। अब एन माइनस एम तो गलत है यार, पीछे भी आप गलती कर रहे थे, एक चीज बस देख ले तो पूरा नहीं पता लगता क्या है। एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ये सीधे लगे सेल, यहां से मैंने स्टार्ट कर दिया उल्टे वाले सेल जो आधे से कम है, एक सेल, दो सेल, और ये उल्टे वाले सेल, ये टर्मिनल है ए और ये है बी। मन्नत ये तो बता दो ये उल्टे कितने लगे हैं। नाम तो आ रहा है आपका, बोल नहीं रहे, या हमें नहीं सुनाई दे रहा, पता नहीं। मन्नत बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। ठीक है, और कोई बच्चा बताए। गर्वी, गर्वी सोनी आप बताओ कितने सेल उल्टे लगा रखे हैं। पता नहीं कौन ही क्लास अटेंड कर रहे हैं। ये उल्टे सेल कितने हैं, एम सेल्स उल्टे लगे हैं, तो यूं बताओ सीधे कितने बचे हैं, एन थोड़ी बच गए अब सीधे, सीधे कितने बचे, एन माइनस एम सेल सीधे बचे। अगर एम सेल उल्टे लगे हैं तो एन माइनस एम सेल जो होंगे वो सीधे लगे होंगे। आगे, अब अगर आप ई इक्वलेंट लिखें और नीचे मैं वही लोड लगाता हूं आर, अब लिखो आप और 2 मिनट बाद मुझे ई इक्वलेंट बताना, लिखो जिस तरह से होना चाहिए था वो, एन माइनस एम तो गलत है। साक्षी सोनी आप बताना यार ई इक्वलेंट कितना होगा, यहां से मैं जिससे पूछ रहा हूँ कोई बोल ही नहीं रहे। साक्षी सोनी ई इक्वलेंट, चलो ठीक है, कुछ तो जवाब आया। हाँ जी साक्षी, आपका आ गया हो तो आप बता दो। हाँ इनका ठीक है, एन माइनस टू एम इंटू ई, ये आएगा एन माइनस टू एम इंटू ई। अब देखो हम कितनी जल्दी जल्दी करके एन माइनस एम एन, वो पेपर में आएगा वो एक एन माइनस एम भी दिख जाएगा वहाँ,
कितनी जल्दबाजी कर रहे हैं, और सिली मिस्टेक है ये, और कुछ नहीं। ई नोट प्लस ई नोट प्लस ई नोट प्लस ई नोट कितनी बार, एन माइनस एम, माइनस ई नोट माइनस ई नोट माइनस ई नोट कितनी बार, एम। ई नोट कॉमन लोगे तो एन माइनस एम तो प्लस का और माइनस का एम, तो क्या आएगा वो, एन माइनस टू एम। शायद सबको समझ आ गया होगा। आर इक्वलेंट कितना होगा, इसमें पोलैरिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आर इक्वलेंट कितना होगा, एन आर नोट, है ना। और यहां से अगर मुझे आई लिखना हो, अब इसमें कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, यहां से मैं अगर आई लिखूं, ई इक्वलेंट मतलब एन माइनस टू एम इंटू ई नोट अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंट, एंड दैट इज एन आर नोट। कुल मिलाकर ये आपके आई की वैल्यू आ गई जो इस सर्किट में करंट होगा, ये आई की वैल्यू आई है। अब ये मुझे नाम तो दिख रहे हैं, मन्नत गुप्ता, मैं नाम ले रहा हूं तो कोई बोलता नहीं है, मीनल का हमने नाम लिया, कोई जवाब आता नहीं उधर से, तो ये मैं कैसे बताऊं आप क्लास अटेंड कर भी रहे हो कि नहीं। एक बार सभी बच्चे वीडियो ऑन करें। ये कौन आ गया भाई, ओप्पो CPH 2617, ऐसे क्यों आते हो, अपना नाम से आया करो। एक बार सभी बच्चे वीडियो ऑन करें प्लीज, एक बार मैं देखना चाह रहा हूँ आप क्लास अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अरे 2 मिनट के लिए वीडियो ऑन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया ये नोट। अक्षित, मन्नत, आप दिख तो गए हो, फिर बोलते क्यों नहीं हो जब मैं पूछ रहा हूँ तब, आवाज ही नहीं आई कुछ। अच्छा ठीक है, नीरू, ठीक है भाई, और मत करो अभी ऑन, मैं इधर नहीं देख रहा, मैं इधर पढ़ाता हूँ, बाद में ऑन करेंगे आप। चलिए आगे बढ़िए। क्या आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल समझ आ गया है पूरा पूरा। अगर आइडेंटिकल सेल्स हैं तो सीरीज में कब लगाने चाहिए, कब बेनिफिशियल है, जब लोड रेजिस्टेंस बहुत हाई हो या बहुत लो हो। इतनी जल्दी भूल गए, लोड रेजिस्टेंस क्या हो, देखो थोड़ा सा बैक आओ, थोड़ा सा बैक। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज यूजफुल इफ कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल है। समझ आया ना। और अगर पोलैरिटी उल्टी पुल्टी लगी हो तो आपको ये चेक करना आना चाहिए। अब चलते हैं हम दूसरे कॉम्बिनेशन पे, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेकेंड वन जो हमारा होगा दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और इसमें आप ध्यान रखना, स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जाम ये वाला प्रूफ आता रहता है, ठीक है ना। ये वाला जो प्रूफ है, हालांकि डेरिवेशन सब कम हो गए, बट इसमें आप ध्यान रखना कि ये वाला प्रूफ तो बार बार आ जाता है बोर्ड में। देखते हैं हम क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में मतलब ऐसे दो सेल आपने लगा दिए, E1 R1, E2 R2, ये हमने टर्मिनल्स के नाम दिए, एक टर्मिनल A, एक टर्मिनल B, दोनों के पास कोई लोड लगाया कैपिटल R, मिलके दोनों ने सपोज इसमें करंट भेज दिया I। इक्विवेलेंट का क्या मतलब होगा, इक्विवेलेंट का यही मतलब है कि अगर मैं फिर से वो दो टर्मिनल लूं, एक A और एक B, और दोनों के बीच में मैं एक सेल लगा दूं, E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट, और वही लोड अगर लगा दिया जाए, वही लोड मतलब कैपिटल R, और इसमें करंट जा रहा है कितना, सेम जाएगा I। अब मुझे इसमें देखना है कि ई इक्विवेलेंट क्या होगा और आर इक्विवेलेंट क्या होगा। पिछले में आसान से फॉर्मूले आ गए थे, लेकिन अब यहाँ पैरेलल में देखते हैं क्या बनने वाला है। करना वही है, केवीएल ही लगाना है।
और तो कुछ करना ही नहीं है। चलो पहले उसके लिए थोड़ा तैयार करते हैं इसको। ये आई करंट आया, ये आई करंट आया यहां तक। सपोज ऊपर वाले में चला गया I1। अगर ऊपर वाले में I1 चला गया तो नीचे वाले में कितना जाएगा? KCL लगा के अपना वेरिएबल कम करो, कितना जाएगा? I माइनस I1। ठीक है, उधर तो कुछ है ही नहीं, उधर तो वही सब है। आप अगर लगाओ भी गो यहाँ पे KVL, तो E इक्वलेंट माइनस आई इंटू आर इक्वलेंट, और ये प्लस माइनस IR। आपने KVL लगाया, पहली एंट्री माइनस से और वो सब कर कुरा के आई आना है जो वहां आया था, जिससे आप कंपेयर करोगे लास्ट में। E इक्वलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंट, ये तो यही आना है सेम, और कुछ है ही नहीं। है ना? अब इसमें सोचो क्या करना होगा। कई बार हमने किया, जब भी I1 आता है ना, किसी लूप में घूम के I1 निकाल लो, I1 की वैल्यू पहले निकाल के रखो, फिर किसी दूसरे लूप में घूम के I1 पुट करके E और I कुछ इस टाइप का सा रिलेशन बनाएंगे। चलो करते, कॉमन काम करें ताकि सबका सेम रहे। बाकी आप कैसे भी घूम सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है इसमें। हम दो लूप चूज कर रहे हैं, हम दो लूप ये भी ले सकते हैं, एक नीचे वाला एक बार बार, या एक लूप ये बीच बीच में भी, कोई सा भी ले सकते हैं। पहले हम लिख लें पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह। ये I1 करंट इधर से आ रहा है, ये सोर्स है लोड है बताओ? फिलहाल हमारे डायग्राम के हिसाब से सोर्स है, तो प्लस माइनस और क्या होगा? E1 माइनस I1 R1। ये भी सोर्स है, प्लस माइनस यहां क्या होगा? E2 माइनस करंट है कितना? I माइनस I1 और R1 हो गए। और यहां पे ये प्लस ये माइनस और कितना? IR। लो भाई, अब सब कुछ तैयार है, अब केवल गणित लगाना है, मैथ्स लगाना है और कंपैरिजन पे जाना है। ठीक है, एक कॉमन काम करें ताकि सब सेम काम पे चलते रहें। मैं कहता हूं सबसे पहले आप नीचे नीचे वाले में KVL लगा के I1 निकाल लो। मैंने नीचे नीचे वाले को लूप 1 बता दिया। मन्नत गुप्ता, आपकी तरफ से आवाज आ रही है, आप मुझसे बात कर रहे हो क्या, या घर पे किसी से बात कर रहे हो? अरे मन्नत, आप म्यूट करो अपने आप को ना। चलो अभी इसमें लूप नंबर 1 में KVL लगाओ और I1 निकाल के लाओ। मैं लगाता हूँ KVL। यहां से गए, पहली एंट्री माइनस से, माइनस से होगा तो ये प्लस का लिखा जाएगा। E2 माइनस I माइनस I1 इंटू R1। अगली एंट्री प्लस से, तो माइनस का I इंटू कैपिटल R, और वापिस वहीं पहुंच गए तो इक्वल टू 0। यहां से मुझे कुछ नहीं करना, केवल I1 निकालना है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये लगा दिया हमने, ये R2 हो गया है। ठीक है, अब इसमें आप इसमें से I1 निकाल लो। एक तो ये प्लस का I1 R2, बस प्लस का I1 R2 है, यहां से बना प्लस का I1 R2 बराबर, बाकियों को उधर भेजो। एक माइनस का IR2 है, उधर जाके प्लस का IR2 बना। एक माइनस का IR है, उधर जाके प्लस का IR बना। और एक E2 है, उधर जाके माइनस का E2 बना। चेक करते रहना भाई, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी बोर्ड पे। यहां से फाइनली, यहां से फाइनली जो I1 निकला वो आ रहा है कैपिटल I इंटू R2 प्लस कैपिटल I इंटू R माइनस E2 अपॉन R2। एक बार चेक करके बताओ ठीक लिखा है हमने? हाँ जी ठीक है ना ये सारा? ठीक है, अब सुनो तो आगे बढ़ते हैं।
अब बाहर बाहर वाले लूप में घूम लो, बाहर बाहर आउटर लूप में, और उसमें केवीएल लगाओ और फिर उसमें आई वन की वैल्यू पुट कर देना। अब आप सबसे बाहर बाहर घूम लो, सबसे बाहर बाहर, उसको मैंने बोल दिया लूप नंबर 2। अगले पेज पे जाना होगा मुझे, आप देख लो बस एक बार। ये पहली एंट्री माइनस से तो प्लस का E1 माइनस I1R1, और अगली एंट्री प्लस से तो माइनस का IR। चले हम आगे बढ़े, तो आप लिख लो, फिर मैं अगले पेज पे लिखता हूं। केवीएल इन लूप 2, ये पहले जो आपने लिखा था दिस वाज केवीएल इन लूप 1। अब आप बनाओ केवीएल इन लूप 2 बाहर बाहर, तो पहली एंट्री माइनस से है तो प्लस का E1 माइनस I1R1। अब हम लिख रहे हैं केवीएल इन लूप 2, तो पहली एंट्री तो होगी E1 माइनस क्या था, I1R1, ये तो पहला हो गया, और शायद माइनस IR आएगा। बताओ एक बार मैंने इक्वेशन ठीक लिखी है क्या? यही है ना? ठीक है। अब इसमें I1 की वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ I1, पुट द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये बना E1 माइनस I1 इंटू R1 माइनस I इंटू कैपिटल R और इक्वल टू 0। मैं I1 देखता हूं, I1 है कैपिटल I R2, कैपिटल I R2 प्लस IR माइनस E2 प्लस I, कौन सा R है, कैपिटल R है क्या, माइनस E2 एंड डिवाइडेड बाई ओनली R2। हाँ भाई बताओ, ये लिखना आ गया हमें, है ना? अब मुझे निकालना क्या है, मुझे इक्वेशन 1 से कंपेयर करना है, तो मुझे I निकालना है। I बराबर समथिंग अपॉन कैपिटल R प्लस समथिंग, ये निकालना है। तो मैं एक बार I को इकट्ठा करूंगा, मैंने R2 एलसीएम लिया, E1 R2, R2 हट जाएगा उधर जाके, माइनस I R1 R2, माइनस बाहर लगाए माइनस I कैपिटल R R1, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस E2 R1, और एक माइनस I कैपिटल R R2, और नीचे वाला R2 गया और इक्वल टू 0। हाँ भाई आ गया समझ? यहां से मुझे I चाहिए, मैं I की टर्म्स को उधर भेज दूं, E1 R2 प्लस E2 R1, ये इधर बच गया, बराबर कैपिटल I उधर गया, कैपिटल I उधर गया, कॉमन जो आ रहा है I कॉमन होने के बाद R प्लस R और प्लस R2। आगे अगर मैं यहां से I देखूं, ये समझ आ रहा है ना, नोट करते चलना साथ साथ। अगर मैं यहां से I देखूं तो I आया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन ये पूरा। तो मैं अगर इसको लिखता हूं, अगले पेज पे चलता हूं मैं, आप ये नोट कर लो, आप लिख लो I क्या आया, मैं अगले पेज पे लिखूंगा। ये वाला प्रूफ इंपॉर्टेंट है भाई, ये आ जाता है सीधा सीधा, सीरीज का कम आता है, ये ज्यादा आता है। करें आगे? तो यहां से आया कैपिटल I बराबर, अच्छा ऊपर क्या आया, E1 R2 प्लस E2 R1, कैपिटल R दो में से कॉमन आ रहा है और शायद अंदर बच रहा है R1 प्लस R2, ऐसा कुछ बच रहा है, और प्लस बचा R1 R2, और प्लस बचा R1 R2। आगे अभी भी ये कंपैरिजन के लायक नहीं है, क्योंकि जिससे आपको कंपेयर करना है ना, उसमें ऊपर तो अकेला E इक्वलेंट है, नीचे यहां केवल कैपिटल R है और प्लस समथिंग है R इक्वलेंट। तो इसको खाली कैपिटल R कैसे बनाए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई R1 प्लस R2। तो एक स्टेप और बढ़ाओ, I बराबर R1 प्लस R2 से डिवाइड कर दो, ये बना E1 R2 प्लस E2 R1
अपॉन R1 प्लस R2, कैपिटल R प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोलूं कि 3 कहीं बोल दी हमने बीच में? कितनी है इक्वेशन नंबर जो हमारे नंबरिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंग? 4। इक्वेशन नंबर 4, शायद इसको कंपेयर 1 से करना होगा। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 4, तो बताओ ई इक्वलेंट कितना आया? ई इक्वलेंट आ रहा है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, एंड आर इक्वलेंट कितना आ रहा है? कितना आ रहा है आर इक्वलेंट? जो पैरेलल का सा हुआ करता था वो आ रहा है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। समझ आ गया? चलें, ये आ गया। अब इसमें एक समस्या और है, ठीक है, सेम पोलैरिटी रख ली, एक समस्या और है। अगर 3 सेल आ गए, इस फॉर्मूले को कैसे जनरलाइज करोगे बताओ? वो सीरीज में तो बहुत आसान आ गया, E बराबर E1 प्लस E2, 3 आ गए तो प्लस E3, 4 आ गया तो प्लस। इसमें कैसे मैं फिट करूं तीसरे को? अब मुझे ना इस तरह याद नहीं करना है इसको, एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा 1 के साथ 1 ही हो, 2 के साथ 2 ही हो, ताकि कोई तीसरा सेल भी आए तो जनरलाइज हो उसके। फॉर्मूला ये गलत नहीं है, पर ये तो 2 के लिए, जैसे ये था, ये गलत नहीं है, पर अगर तीसरा आ गया तो इसमें कैसे फिट होगा? तो हमने इसको ऐसे याद किया, 1/R इक्वलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो और कोई तीसरा। तो ऐसे ही R11 की एक साइड, 2 की एक साइड। अब थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में करने के लिए हम इसको कैसे लिख रहे होंगे वो सुनो। ये नोट हो गया है क्या? है ना? चलूँ मैं आगे। देखो, ई इक्वलेंट जो होगा, असल में आप उस फॉर्मूले को ऐसे याद रखें, E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। आप बताओ क्या ये और वो सेम है कि नहीं? इसको सिंप्लीफाई करके देखो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये उस फॉर्म में ही जा रहा है सीधा सीधा, है ना? देखो, नीचे एलसीएम लिया R1 R2, E1 R2 प्लस E2 R1, यहां एलसीएम लिया R1 R2, R2 प्लस R1, कट जाएंगे R1 R2, तो क्या वो सेम फॉर्म आ गई? तो उसकी जनरलाइज्ड फॉर्म ये है। एंड आर इक्वलेंट की जनरलाइज फॉर्म ये लिखेंगे, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो उन फॉर्मुलों की ज्यादा बेटर फॉर्म ये है। उन फॉर्मुलों की ज्यादा बेटर फॉर्म ये है। इसका मतलब अगर सेम पोलैरिटी में सेल लगे हैं, कितने ही आ जाओ, n आ जाओ चाहे, ई इक्वलेंट का फॉर्मूला है समेसन EI/RI। ये समेसन नोटेशन जानते होंगे आप, क्या मतलब होता है इसका? डिवाइडेड बाई समेसन 1/RI, एंड 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू समेसन ऑफ 1/RI, और I की वैल्यू 1 to n। समझ आ गया कि नहीं? फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से। अब हम बात करते हैं इसमें किस चीज की? केस सेकंड क्या है? एक सीधा लगा दो और एक
उल्टा लगा दो। मैं होमवर्क में दूंगा, मैं आंसर बता दूंगा, आपको पूरा तरीका बता दिया, पिछला भी आपने मुझसे करवा दिया यहाँ, लेकिन ये अब अपने आप करोगे, है ना। केस सेकंड, और थोड़ी जगह अपने हिसाब से छोड़ लेना। ये पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। ये हमारा है केस सेकंड। मैं आपको सर्किट बना के दे रहा हूं, आंसर लिख के दे रहा हूं, करना खुद है। मान लो ये तो ऐसे है E1 R1, लेकिन पैरेलल में ये ऐसे लगा रखा है आपको E2 R2। टर्मिनल्स के मैं नाम दूं, ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी। कैपिटल आर, उसी तरह मानना होगा आई वगैरह। जब आप इसका इक्विवेलेंट दिखाओ, सपोज करंट ऐसे जा रहा है, तो ई इक्विवेलेंट ए की तरफ बनाओ। अगर ये करंट ऐसे जा रहा है तो आपको ई इक्विवेलेंट की पोलैरिटी पॉजिटिव इधर रखनी होगी। सेम नाम आपने दिए ए और बी, और ये करंट है आई। हम जानते हैं यहां तो आई लिखा जाएगा आसानी से, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। बस बात यह है कि इसमें फॉर्मूले क्या है वो सुनिए आप। ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, इसकी जो पोलैरिटी है ना, इसकी जो पोलैरिटी उसकी तरह जो लगा है उसका ईएमएफ पॉजिटिव मान लो, और इससे जो उल्टी पोलैरिटी के साथ लगा है उसका ईएमएफ नेगेटिव। तो ईएमएफ ईएमएफ आर पे कुछ नहीं करना, E1/R1, यहां क्या आएगा माइनस E2/R2, ठीक है, डिवाइडेड बाई प्लस या माइनस। हाँ यहां नहीं देना कोई माइनस। ये आपका इसका आंसर आना है। करोगे अपने आप ट्राई, है ना, करना है ढंग से। पेपर में अगर कोई रिवर्स पोलैरिटी का जिक्र ना हो तो आपको दोनों केस नहीं करने, आप अपना सेम पोलैरिटी वाला करें। अगर कोई जिक्र नहीं है तो आप सेम पोलैरिटी वाला करेंगे। एंड आर का तो कोई चेंज होगा ही नहीं, 1/R इक्वलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2। होमवर्क ये है कि आपको इनको प्रूव करना है केवीएल वगैरह लगा के इन सर्किट से। एक पेज छोड़ना चाहिए अपना, उस हिसाब से आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके केस फर्स्ट केस सेकंड आगे समझ। प्रूफ जरूर करना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रूफ। प्रूफ के बिना, हाँ हमें एक बात याद आ रही है ना पहले वाली, खैर वो एडियाबेटिक और उस समय की बात है, पर चलो उस बच्चे ने तो बहुत अच्छा किया यार। उसकी तो, जिस बच्चे ने कहा था बोले प्रूफ क्या ही काम आएंगे, उस लेक्चर में फिर हमने उसी चीज पे फोकस किया कि प्रूफ कितना काम आता है। मैंने जानबूझ के सवाल ही वो लिए जिनमें बार बार प्रूफ की ही इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी। उस बच्चे ने बड़ा अच्छा किया। उसकी ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी वाइज आज 17 आई है, कैटेगरी में 17 है। बट उसको आईआईटी दिल्ली में जो वो चाहेगा मिल जाएगा। कंप्यूटर शायद ना मिले, पर वो कंप्यूटर चाह भी नहीं रहा है इस तरह का। अब मैं आपको बताता हूँ कोर ब्रांचेज, ये बीच में थोड़ा कंप्यूटर कंप्यूटर की बात हुई। मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था, उसमें कुछ जो देश के पुराने इंजीनियर्स हैं, जो गवर्नमेंट का काफ़ी मतलब पार्ट प्ले कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में फिर से कोर ब्रांचेज ही हावी होंगी। ये तो अपने देश का दुर्भाग्य है कि कोर ब्रांचेज के इंजीनियर्स को अच्छी कंपनी नहीं मिल रही है। बोले उनके बिना कैसे देश चलेगा आगे।
अभी मैं बताता हूँ, एक बच्चा देवेंद्र नाम का, यहाँ महेंद्रगढ़ से, महेंद्रगढ़ के शुरू में कौन सा गांव सा है, माजरा है कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ वहाँ से है, माजरा चुंगी के पास है ना, तो वहाँ से वो हमारा स्टूडेंट था। अब उसने सुनो 12वीं के साथ इतनी मेहनत की कि बस सिलेक्शन हो गया आईआईटी में। उसके बाद दो ऑप्शन थे, उसके साथियों ने एनआईटीज में चले गए सीएस लेने के चक्कर में, या नई आईआईटी में चले गए। एक गोवा में चला गया, बोल सर सीएस भी मिल रही है, गोवा भी मिल रहा है। मैंने कहा गोवा भी मिल रहा है, ये क्या है? बोल ठीक है ना, मैं तो वहीं जाऊंगा। ठीक है। तो लेकिन इस बच्चे ने आईआईटी खड़गपुर लिया, और इसको ब्रांच अच्छी नहीं मिली, और किसी आईआईटी में थोड़ी अच्छी ब्रांच मिल सकती थी, इसको पता नहीं कौन सी माइनिंग वाइनिंग कौन सी ब्रांच मिली। तो मैंने इसको ये समझाया था, मैंने कहा अभी आईआईटीज में ब्रांच चेंज का स्कोप है, ये चीज़ बंद भी हो सकती है लेकिन अभी है, और वो बंद होगी 2 साल बाद। अभी तक था उनके समय तक, मतलब आईआईटी टू आईआईटी डिपेंड करती, खड़गपुर ने बंद कर दिया अभी ये सिस्टम। तो उसने इतनी मेहनत की अपने फर्स्ट ईयर में, 9 पॉइंटर से ऊपर बना, 10 में से 9 पॉइंटर से ऊपर, और उसकी ब्रांच चेंज होगी, और उसने चेंज करके सीएस तो मिला नहीं, उसको ब्रांच मिली इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल एक सर्किटल ब्रांच है, बड़ी अच्छी ब्रांच है, और इंजीनियरिंग की टफेस्ट ब्रांच है, सबसे टफ ब्रांच है। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, सर्किटल ब्रांच है ना। सीएस थोड़ी इजी हो जाती है, मैकेनिकल बहुत इजी हो जाती है, लेकिन ये टफ ब्रांच है। तो उसने अपनी कोर ब्रांच में मेहनत की। सेकेंड ईयर उसने थोड़ा कोडिंग में बिताया, कोडिंग मतलब सॉफ्टवेयर में आप जाना चाह रहे हो, फिर उसका ध्यान हट गया, बोले ना मेरे ये सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं। अभी उनके कॉलेज में कोर कंपनी आई सीमंस, नाम सुना है? सीमंस एक बहुत अच्छी कंपनी है, ग्रुप है पूरा। सैमसंग जैसे तो उनके कस्टमर है, सैमसंग जैसे उनसे चीज़ें लेते हैं, मतलब इस तरह के हैं। तो बड़ी बेहतरीन कंपनी है सीमंस। उस बच्चे के सीमंस में ट्रेनिंग लगी 3rd ईयर में। ट्रेनिंग के दौरान उसका काम इतना पसंद आया कि उसकी प्लेसमेंट होगी। अभी आपकी क्लास शुरू होने से पहले आधे घंटे उसी का फ़ोन चल रहा था, तो मैंने काटा, फिर मैंने कहा यार क्लास का भी टाइम है, फ़ोन भी आ रहे हैं एक दो, इस वजह से। तो वो अपना वही बता रहा था। तो अब उसकी देखो 3rd ईयर में, बोला मैं टेंशन फ्री हो गया क्योंकि मेरी प्लेसमेंट तो 3rd ईयर में होगी, है ना। बोले कोर कंपनीज उतना ही पैकेज दे रही, कोर कंपनी में घुसना मुश्किल है, बोले सॉफ्टवेयर में घुसना आसान है। अब उसका मैं बताता हूँ स्टार्टिंग पैकेज, उसने जो मुझे बताया अभी, सीमंस में स्टार्टिंग पैकेज 24 लाख रुपए ईयरली। 24 लाख का मतलब है 2 लाख रुपए पर मंथ। ये एक स्टार्टर के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। बच्चे 8-8 10-10 हज़ार में काम कर रहे हैं, उसको 2 लाख रुपए से स्टार्टिंग मिली है। और कोर कंपनी में एक फ़ायदा क्या होता है, आप स्टेबल हो। उनकी कंपनी में उनके मैनेजर 21-21 साल 25-25 साल से काम कर रहे हैं, आपको बार बार भागना नहीं है। सॉफ्टवेयर कंपनीज में क्या होता है, जब इंक्रीमेंट लगता है ना, तो लोग टेंशन में आ जाते हैं। वहाँ एक अलग ही वो चलता रहता है, इसके इतना लगा दिया मेरे ने। कोर कंपनीज शांति प्रिय तरीके से चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके बराबर बराबर लगता चलता है, मतलब इस तरह का, तो सब स्टेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। तो आप लोग अब देखो, उस बच्चे ने सिलेक्शन लिया, आगे मेहनत की, और आज वो अभी पास आउट ही हुआ है, अभी मई में प्लेसमेंट हुई नोएडा। अब नोएडा जॉब करेगा, जिसमें 2 दिन ऑफ है, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम है। और ये स्टार्टिंग है, बोल जो सीनियर्स हैं वो महीने में 1 दिन आते हैं, बाकी दिन वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं। तो कितनी आरामदायक और अच्छी जॉब है उनकी। तो आप लोग भी कोशिश करो भाई, आज रिजल्ट आए। यहाँ नॉन मेडिकल के जो बच्चे हैं, मैं उन सबको ये बात बताना चाह रहा हूँ, नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए आईआईटी जाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। कट ऑफ 74 गई है। ये होमवर्क में गया ये केस तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग क्या थी हमारी, आइडेंटिकल वाले, है ना। आइडेंटिकल क्या क्या लिखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, तो यहां लिख दो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। अगली जो हमारी हेडिंग है दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। देखिए ये एक सेल है, ई नोट आर नोट। अब फिर हम केस फर्स्ट ले रहे हैं, केस फर्स्ट मतलब पोलैरिटी सबकी सेम रखेंगे, है ना।
दूसरा सेल लगाया ई नोट आर नोट, ऐसे ऐसे आपने एन सेल्स लगा दिए ई नोट आर नोट, एन सेल्स लगा दिए, कहीं एक टर्मिनल ए निकाल दिया, एक टर्मिनल बी निकाल दिया। लोड रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल आर, ये लगाया हमने, और मुझे ये आई चाहिए कि ये करंट आई क्या होगा। फिर इसको भी वो कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन किया था अभी थोड़ी देर पहले, कब बेनिफिशियल होगा वो वाला काम। तो आपने इसका इक्विवेलेंट बनाया, इसका जब इक्विवेलेंट बनाओगे तो एक ई इक्विवेलेंट और एक आर इक्विवेलेंट, और ये आपने लगा दिया कैपिटल आर, और ये करंट है आई, इस तरह से है ना। पहले फॉर्मूले लगा के बताओ ई इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, फॉर्मूला लगा के बताओ अपने आप सोल्व करके 2 मिनट। मयंक यादव आप जवाब देंगे इसका, फॉर्मूला लगा के ई इक्विवेलेंट बताओ कि कितना आ रहा है, मयंक यादव। और 2 मिनट जवाब दें तो एक बार अपना वीडियो भी ऑन कर लो। हाँ जी मयंक, कितना आया ई इक्विवेलेंट? मयंक पहले अपने आप को अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रही, आप बोल रहे हो लेकिन आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए, ई इक्विवेलेंट कितना आया? फिर से आपने म्यूट कर लिया, अनम्यूट करो। हाँ बोल। अच्छा ठीक है, ठीक, करो कैलकुलेट। यहाँ किसी का आ गया हो, जोर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया? वंस। इनोट, साक्षी ने सही जवाब दिया, आपका भी इनोट आया अंजलि, ठीक है। इनोट आएगा भाई, देखो, ई नोट बाई आर नोट प्लस ई नोट बाई आर नोट प्लस ई नोट बाई आर नोट कितनी बार? एन बार। 1/r0 प्लस 1/r0 प्लस 1/r0, ये भी कितनी बार? एन बार। वही तो फॉर्मूला लगाया हमने, और ये कट पिट के ई इक्विवेलेंट कितना आया? सिंपली ई नोट। अब आप कैलकुलेट करें और आर इक्विवेलेंट निकालें, क्या आ रहा है? आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? कर लोगे अपने आप। 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r0 प्लस 1/r0 प्लस 1/r0 एन टाइम्स, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? r0/n। ये तो आर इक्विवेलेंट आया और ये ई इक्विवेलेंट। तो अब आई लिख देते हैं हम यहाँ। आई का फॉर्मूला होता है ई इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल आर प्लस आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जो आई निकल के आ रहा है, ई इक्विवेलेंट इज ई नोट अपॉन आर प्लस r0/n, ये आ गया। भाई ये बहुत काम का रिजल्ट है भाई, ये बहुत काम का रिजल्ट है। अगर पैरेलल में एन आइडेंटिकल सेल्स लगे हों, याद रखना, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ वही होता है जो कि एक का होगा। अगर एन आइडेंटिकल सेल्स सेम पोलैरिटी के साथ लगे हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ वही हो जाएगा जो कि एक का होता है, सिंपल। आ गया समझ? ठीक है। अब वही कंपैरिजन कि कब ये बेनिफिशियल होगा, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है ये कब बेनिफिशियल होगा। अब हम उस वाले कंपैरिजन पे चलते हैं। चलो मैं आगे करूं। कंपैरिजन देखते हैं। एक तो हमने एक सेल लगाया ई नोट आर नोट,
कैपिटल आर, ये हमने बोला था आई सिंगल, और आई सिंगल कितना आया, ई नोट अपॉन आर प्लस आर नोट। एक हमने कॉम्बिनेशन बनाया, ऐसे ऐसे कई सेल लगा दिए, और ये यहां पे जोड़ दिया हमने कैपिटल आर, ये सारे सेल ई नोट आर नोट है। और इस बार जो आई कॉम्बिनेशन आया, आई कॉम्बिनेशन अभी निकाला हमने, ई नोट अपॉन कैपिटल आर प्लस आर नोट बाई एन, ये आया ना। तो आपको याद आ जाएगा, मैं इसी तरह से पहले लिखा था मैंने, दो केस लिए थे ऐसा करके। एक केस क्या था, कैपिटल आर, पीछे हमने कहाँ किए थे सारे काम, बहुत पीछे गया भाई। एक बार लिया कैपिटल आर इज वेरी स्मॉल, और एक बार लिया कैपिटल आर इज वेरी लार्ज। देखो, एक बार मैं ले रहा हूं कैपिटल आर इज वेरी स्मॉल, मतलब स्मॉल आर के मुकाबले, और एक बार कैपिटल आर इज वेरी लार्ज। ऐसे तो लार्ज और स्मॉल कुछ होता ही नहीं है, उस स्मॉल आर के मुकाबले की हम बात कर रहे हैं। अगर कैपिटल आर बहुत छोटा होगा, अगर कैपिटल आर बहुत छोटा होगा तो बताओ आई कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। क्या कैपिटल आर प्लस आर नोट बाई एन को आप नियरली नियरली आर नोट बाई एन लिख पाएंगे, क्योंकि कैपिटल आर तो बहुत छोटा है। और इधर की मैं बात करूंगा तो कैपिटल आर प्लस आर नोट बाई एन को आप नियरली क्या लिख पाओगे, कैपिटल आर, है ना। यहां बताओ आई कॉम्बिनेशन कितना आया, आई कॉम्बिनेशन, आई कॉम्बिनेशन इसकी जगह रखा आर नोट बाई एन, ये हट गया तो एन ऊपर गया, ये आ रहा है एन टाइम्स ई नोट बाई आर नोट। और अब बताओ आई सिंगल कितना है इस केस में। अगर कैपिटल आर बहुत छोटा होगा तो इग्नोर हो जाएगा, अगर कैपिटल आर बहुत छोटा होगा तो इग्नोर हो जाएगा, तो आई सिंगल कितना आएगा, आई सिंगल आएगा कितना, ई नोट बाई आर नोट। आ गया समझ। बताओ बेनिफिशियल है कि नहीं, क्या ये कॉम्बिनेशन का करंट एन टाइम्स आ रहा है उससे, यही तो हम चाह रहे थे, एन सेल लगाए हैं तो करंट भी तो बढ़े। इसका मतलब इस केस में ये वाला कॉम्बिनेशन यूजफुल है। समझ आ गया होगा ना ये चीजें, ये रिजल्ट्स काम के हैं बहुत। उधर चलें जी, उसमें पहले बताओ आई कॉम्बिनेशन क्या आएगा, आई कॉम्बिनेशन, इसकी जगह कैपिटल आर रखा तो आई कॉम्बिनेशन कितना आया, ई नोट बाई आर। और अब बताओ आई सिंगल क्या आएगा, कैपिटल आर बहुत बड़ा है तो उसके सामने वाली सारी चीजें हट जाएंगी, ये भी कितना आ रहा है, ई नोट बाई आर। क्या सेम आ रहे हैं क्या, एक सेल लगा लो जब भी वही करंट, 10 सेल लगा लो जब भी वही करंट, कोई बेनिफिट हुआ, समझ में आएगी नहीं। लोड के पास आपको करंट भेजना है, जो एक सेल ने करंट भेज रखा था वही कॉम्बिनेशन ने भेजा है, तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इसका मतलब इस वाले केस में ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, इस वाले केस में ये हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। क्लियर हो गया है, ठीक है। तो एक आखिरी सा काम हम कर लेते हैं, एक रिजल्ट बनाया था ऐसे ग्रीन से, उसमें क्या लिखा था आप बताओ, कॉपी से फिर मैं लिखता हूं, क्या लिख रखा है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, तो यहां लिख देंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स is useful when
आर इज मच स्मॉलर देन स्मॉल आर, लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ही कम हो। ठीक है, आखिरी चीज बची है, वो होमवर्क में दे रहा हूं मैं। आखिरी चीज बची है सीरीज में, इसके बाद बस एक काम और हुआ होगा। केस सेकंड, एन में से एम सेल उल्टे लगा रखे और आपको केवल करंट निकालना, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं। मैंने दो चीजें होमवर्क में दी हैं आज, सीरीज में सारी चीज करवाई, पैरेलल में एक तो वो केस सेकंड और इसमें भी केस सेकंड। ठीक है, तो आखिरी चीज पे हम चलते हैं। केस सेकंड, इफ एनी एम सेल्स out of n identical cells are connected with जितेश, क्या बात कर रहे हो यार, are connected with रिवर्स पोलैरिटी। वही काम आपको करना है और ये भी आपका होमवर्क है। आपको इस केस में बस कंपैरिजन नहीं करना, केवल क्या करना है, करंट निकालना है, मतलब ई इक्विवेलेंट निकालना है और आर इक्विवेलेंट निकालना है और उसके हिसाब से करंट निकालना है। ठीक है भाई, क्लास ऑफ करते हैं, आज की क्लास हम यहीं पे। अब 2 मिनट रुको, एकदम से भाग मत जाना आप लोग, एक सेकंड। अरे रुको यार, अब हाँ भाई, मैं एक बार अटेंडेंस ले रहा हूँ, बैठ जाओ। ठीक है, बस उसके बाद हम क्लास ऑफ कर रहे हैं आपकी, 1 मिनट रुको।